तो आज हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चैप्टर 2 है और जीएसईबी में आपको चैप्टर 8 में दोनों सेम ही चैप्टर मिलेंगे। हमने रिसोर्सेज के बारे में पहले भी पढ़ा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए और हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो हमारे नोट्स के साथ आज इस चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मैन इज़ डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। इंसान की डेवलपमेंट और एग्जिस्टेंस रिसोर्स पे ही डिपेंड करती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। हम लोग आज फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट की मीनिंग क्या होती है? अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, श्रब्स और हीप्स ऑफ ग्रासेस। मतलब कि घास फूस, श्रब्स, ट्रीज, मतलब हर तरह के पेड़ पौधे जहाँ पे पाए जाते हैं वो फॉरेस्ट कहलाती है ना। देर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है हमने 3 भाग में क्लासिफाइड किया हुआ है, 3 पार्ट में। पहला तो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आता है। रिजर्व फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप। स्टेट फॉरेस्ट जो होते हैं देश के, जो अलग अलग स्टेट में होते हैं, वो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है लम्बरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड्स और पैस्चरिंग की। मतलब कि आप मवेशी को, कैटल्स को चराने नहीं ले जा सकते वहाँ पे। पेड़ काटना, लम्बरिंग वहाँ पे अलाउ नहीं होता है ना। मतलब और भी कोई चीज़ें अलाउ नहीं होती है वहाँ पे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह मौजूद रहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं और उसको कंजर्व किया जाता है, सेफ रखा जाता है। वो होता है रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनल फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये मतलब जो लोकल कम्युनिटी होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे ग्राम पंचायत के लोग हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, ये सब इसकी देख रेख करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लोकल लोग होते हैं, स्थानीय निवासी, जो कि जंगलों पे थोड़ी बहुत निर्भर रहते हैं, उनको कुछ लिमिटेड वे में अलाउ किया जाता है कि हाँ आप वहाँ से लकड़ियाँ या और भी चीज़ें ले सकते हो, लेकिन ये सबके लिए नहीं है ना। तीसरा होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। नाम से ही लगता है इसकी कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, इसके देखने वाले कोई नहीं है, ये जैसी तैसी अवस्था में रहती है। क्योंकि ये कुछ लोगों की प्राइवेट फॉरेस्ट हो सकती है, किसी के बहुत दिन रखे हुए बहुत बड़ी ज़मीन पे जंगल उग जाना है, ऐसा कुछ। तो अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल के फॉरेस्ट इसको बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर बुरी कंडीशन में रहते हैं, हैप्पीजार्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो ये 3 तरह के हमने फॉरेस्ट देखे हैं। ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में कोई रूल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, मवेशी लेकर लोग जा रहे हैं, ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो देखिए, जंगल हमें पता चला कि क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग उस पर डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ मिलती है। वाइल्ड लाइफ भी उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का अगर डिस्ट्रक्शन हो तो क्या इम्पैक्ट होंगे वो देखते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, सॉइल इरोजन होगा, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड फैलेंगे और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आपको पता है सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव। हमने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ है कि मिट्टी के कटाव होने से, मिट्टी खत्म होने से कितनी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, और पेड़ पौधे ना होने से ही सॉइल इरोजन होता है। फार्म फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जो भूमि होती है वो बंजर होने लग जाती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम होती है, इससे डेफिनेटली इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इससे कैसे बचें? तो रेमेडीज़ क्या क्या हैं अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए? तो चलिए रेमेडीज़ की तरफ एक नज़र मार लेते हैं। तो देखिए रेमेडीज़ क्या क्या हैं। देयर शुड बी अ टोटल बैन फॉर कटिंग नॉट फुली ग्रोन ट्रीज। अब पूरी तरह से जो ट्री ग्रो हुए नहीं है अच्छी तरह से, उसको भी काट दिया करते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए। तो टोटल बैन होना चाहिए। थोड़ी बहुत जगहों पे पेड़ कटाई होती है जो कि काम के लिए होती है ना, लेकिन अगर वो फुली ग्रोन नहीं है तो वहाँ पे बैन लगना ही चाहिए। अब देखिए, व्हेन द ट्रीज आर कट ड्यू टू द नेसेसिटी, अगर ज़रूरत के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए ट्री काटे जा रहे हैं, तो एक ऐसा रूल भी होना चाहिए कि उसी प्रजाति के, उसी स्पीसीज के दूसरे ट्रीज वगैरह उस जगह पे आसपास के एरिया में लगाए जाए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। उसके बाद क्या है, वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी बनाने चाहिए, जिससे कि फॉरेस्ट क्या है, उसकी कंजर्वेशन क्यों करनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमें लोगों को सिखानी चाहिए, इससे अवेयर करना चाहिए। प्लस इन सब चीज़ों को स्कूल के सिलेबस में भी डालना चाहिए, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे हम लोग भी अवेयर हो रहे हैं। कंजर्वेशन का अगला पॉइंट भी यही है कि फाइंड अल्टरनेटिव ऑफ वुड। लकड़ियों का जो है अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जलाने के लिए, जैसे नेचुरल गैसेस वगैरह यूज़ होते हैं और भी दूसरी चीज़ें, सोलर एनर्जी वगैरह यूज़ होती है। और लकड़ी के जो सामान बनाए जाते हैं, अगर हो सके तो उसका किसी और चीज़ से रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा।
नॉट टू पॉल्यूट फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया को भी पॉल्यूट नहीं करना चाहिए जिससे कि पेड़ पौधे उगने में प्रॉब्लम हो। एन एरिया शुड बी डिमार्केटेड एंड रिजर्व फॉर एनिमल पैस्चर। इसमें क्या है, कुछ एरिया जो है कैटल मवेशी वगैरह को भी चरने के लिए, चराने के लिए जो एरियाज होते हैं, उस एरिया को थोड़ा साइड अलग एरिया रखना चाहिए जहाँ पे वो लोग चर सके आराम से, फॉरेस्ट को पूरी तरह से खा ना जाए, क्योंकि फॉरेस्ट में जो घास वास होती है वो तो उसका खाना ही है। लेकिन अगर हज़ारों की संख्या में अगर वहाँ पे चरने के लिए जानवर जा रहे हैं एक ही एरिया में बार बार, तो उस एरिया को बर्बाद कर देंगे, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग जान रहे हैं, हमने अभी जाना रिसोर्स, फॉरेस्ट जो हमारा रिसोर्स है वो कैसे काम करता है हमारे लिए, और फॉरेस्ट को बचाना क्यों ज़रूरी है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके रेमेडीज़ क्या है। अभी वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। देर आर 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बर्ड्स इन द वर्ल्ड। मतलब एनिमल और बर्ड्स के 15 लाख स्पीसीज मौजूद है जिन्हें हमें पता भी नहीं है। लेकिन इनमें से आउट ऑफ दीज 81251 मीन्स 81,251 स्पीसीज जो है सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। इसलिए इंडिया जो है 12th रैंक पे रैंक करता है बायोडाइवर्सिटी के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिफरेंट एनिमल्स लाइक अफ्रीकन जाराक, यूरोपियन वोल्व्स, एलिफेंट्स, डियर, राइनो और भी बहुत सारे टाइगर्स, बहुत सारे जानवर वगैरह इंडिया में पाए जाते हैं, है ना। विंटर के सीज़न में हम क्या देखते हैं कि अदर कंट्रीज से, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स वगैरह यहाँ पे आते हैं अपनी ठंडी बिताने के लिए इंडिया में। जैसे कि केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर जो राजस्थान में है, नाल सरोवर जो गुजरात में है, इन सब एरिया में वो सब अलग अलग तरह के बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं विंटर सीजन में। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन के बारे में जानते हैं। जो वाइल्ड लाइफ जिसके बारे में जाना, इंडिया में इतने सारी स्पीसीज़ हैं, फिर भी वाइल्ड लाइफ जो ख़त्म होने के कगार पे है। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल की स्पीसीज़ हमें देखने को मिलती भी नहीं है। जैसे कि टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। विलुप्त होने के कगार पे है वर्ल्ड में बहुत सारी प्रजाति। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गई, कुछ भी नहीं दिखता है अब, वैसे ही बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमने देखते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे हैं। आगे आने वाले टाइम में शायद सिर्फ हम लोग बुक्स में पढ़ पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं चीता इज़ ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। चीता हम लोग बोलते हैं, हम लोग लेपर्ड देखते हैं, तेंदुआ। चीता पूरी तरह से समाप्त हो गया इंडिया में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब चीता देखने को नहीं मिलता है, उसी को हम लोग तेंदुआ को ही चीता बोल देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होती है। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे जानवर और बर्ड्स जो हैं वो पूरी तरह से विलुप्ति के कगार पे। आपने स्पैरोज वगैरह के बारे में सुना होगा, वो अब बहुत कम हो गए हैं। जैसे वल्चर्स, क्रेन्स, है ना, और गंगा रिवर के जो डॉल्फिन हैं, हमारे गुजरात में जो टाइगर्स पाए जाते हैं, मतलब वो सब अब खतरे के घेरे में हैं। तो रीज़न क्या है डिस्ट्रक्शन के, वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन के रीज़न क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए रीजंस क्या है। सबसे बड़ा रीज़न तो ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, फैल रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज, अपने निवास स्थान को बड़ा करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, उसके इंटरफेरेंस के कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे नेचुरली हो या लोगों की लालच की वजह से हो। तो अगर फॉरेस्ट खत्म होगा तो वाइल्ड लाइफ ऑब्वियसली खत्म होगी, क्योंकि वाइल्ड तो जंगली जानवर ही होते हैं जो जंगल में रहते हैं। जंगल नहीं रहेगा तो वो काहे के जंगली जानवर। हंटिंग द एनिमल्स फॉर इंटरटेनमेंट और बायोमेडिसिन। तो जानवरों का शिकार इंटरटेनमेंट के लिए, हालांकि अब इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कम होता है, शायद रेयर ही होता हो, लेकिन दवाइयों वगैरह के लिए भी इलीगल रूप से भी इन सब की हंटिंग होती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर द ग्रीडी मोटिव्स। मतलब ग्रीडी मोटिव जो इंसान के हैं, मोटिव्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ नीड्स होती है इंसान की, लेकिन वो लालच के थ्रू होती है कि रोड्स बनाना, माइनिंग करना, मिनरल्स निकालना और सिटीज़ वगैरह का एक्सपेंशन करना। इन सब लालच और इन सब ज़रूरतों के, इंसान की ज़रूरतों के कारण वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है, क्योंकि इससे फॉरेस्ट को नुकसान होता है। तो अब हम लोग कैसे प्रिजर्व करें वाइल्ड लाइफ, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस पॉइंट में हम लोग ये जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, टू चेंज आवर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। हमें सबसे पहले तो अपनी सोच बदलनी चाहिए इसके प्रति, फॉरेस्ट के प्रति। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा से फॉरेस्ट को सोचते आए हैं कि सोर्स ऑफ इनकम है, इससे हमें कुछ प्राप्त होता है, कुछ पैसे या फिर कुछ दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़। हमें ये भी देखना चाहिए वो घर है किसी का, वाइल्ड लाइफ का घर है, जानवरों का घर है वो, इस वे से भी सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ है मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन
हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। कार्निवोरस और हर्बीवोरस एनिमल्स के नंबर को मेंटेन करने के लिए, जीवन साइकिल चलाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाकी ये पूरी लाइफ साइकिल पे असर पड़ने वाला है, जो हमने क्लास 6 वगैरह में भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग। हंटिंग के खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह बनने चाहिए, जो हैं इंडिया में लेकिन फॉलो नहीं हो पा रहे, कहीं कहीं पे हमने सुना है कि मार देते हैं जानवरों को। उसके बाद मेक सम अरेंजमेंट विच वुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स ड्यूरिंग देयर प्रोक्रिएटिव पीरियड। उन लोगों के जब सहवास के नियम सहवास के टाइम होती है, जब वो लोग अपना प्रजनन करते हैं, उस समय उस टाइम में उन लोगों के लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, तो जिसके कारण कि उनकी आबादी भी थोड़ी बढ़ सके। अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी हम लोगों को लोगों को दिखाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी इस चैप्टर के थ्रू अवेयर हो रहे हैं कि हाँ, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए महत्व रखता है। वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाएं, इंडिया में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के स्कीम्स बताए गए हैं, अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए हैं। उन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा। आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स, कंप्लीट नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।